अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल का नाम अकाउंटिंग सर्किल था, अब मैंने इसका नाम चेंज करके सर उमर मुगल कर दिया, यानी कि अपने नाम से रख दिया। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर चूंकि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम्स करीब ही हैं, तो उसके लिए जो मेरा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, उसमें आज से मैं फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर 200 जो 200 एमसीक्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और इससे रिलेटेड जो डिफरेंट बीच में आएंगे वो 200 प्लस ही होंगे एक तरीके से, लेकिन उनको 4 डिफरेंट पार्ट्स में या सेशन में आपके सामने लेकर आऊँगा। हर सेशन के अंदर मैं 50-50 एमसीक्यूज़ आपको समझाऊंगा। तो आपने समझना है अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट समझना है कि ये क्यों इसका आंसर आ रहा है, सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, टेक्निक क्या है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से देखनी है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ है उसमें आपको क्या कहा जा रहा है, अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है उसको क्या कहते हैं? क्या वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग साइकिल है, अकाउंटिंग इक्वेशन है? अगेन 2 ऑप्शन एक साथ आ गए, या अकाउंटिंग पीरियड है? नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी होता है, तो ये दोनों आंसर तो नहीं हुए। अकाउंटिंग पीरियड पूरे 1 साल का होता है, इसका मतलब ये आंसर भी आपके पास नहीं है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर अकाउंटिंग साइकिल को कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है कि सबसे पहले क्या क्या काम होगा कि भाई इवेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है ना, जर्नलाइजिंग की जाएगी, लेजर में पोस्ट किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे, फिर आखिर में क्लोजिंग वगैरह होगी। तो ये आपका आंसर अकाउंटिंग साइकिल होगा। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि इफ ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 80,000 है विच इज 20% ऑफ सेल्स, सेल्स का 20% है, देन द अमाउंट ऑफ सेल इज, सेल्स की अमाउंट क्या होगी? तो देखें, आपको ये बात मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। तो कॉस्ट आपसे नहीं पूछी जा रही, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 80,000 है जो कि क्या है, 20% है सेल्स का, यानी कि सेल्स जो है उसका मैं 20% निकालूं तो क्या आएगा? परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100, ठीक है, डिवाइड में 100। तो अब वो सेल का जो 20% है वो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। वो इज इक्वल टू, यानी कि एक वैल्यू है सेल्स है x, अज्यूम कर ले, वो 80% है, सॉरी 20% है सेल्स का। यहां पर एग्जामिनर कभी कभार आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पूछ लेता है कि अगर 80% ग्रॉस, 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट है और जो कि सेल का 20% है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मालूम करेंगे? लेकिन सबसे पहले आप सेल मालूम करने का तरीका सीखें। तो देखें इक्वेशन आपके पास किस तरीके से बनेगी कि ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 80,000 जो है वो बराबर है किसके? वो बराबर है किसके? के एक अमाउंट है x, यानी कि मैं इसको सेल्स बोलूंगा, मल्टीप्लाई बाय 20%, यानी कि वो एक अमाउंट है, उसका अगर मैं 20% निकालता हूं तो मेरे पास 80,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को निकालने के लिए मुझे अकेला करना पड़ेगा, परसेंट डिवाइड में जो 100 है वो यहाँ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। इक्वेशन में आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाकर दिखा देता हूँ कि 80,000 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 100 से, और जो 20 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x से, वो डिवाइड हो जाएगा 20 से, ठीक है ना। 80,000 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 80 लाख, और 20 से आप डिवाइड करवा देंगे, 10 से 10 आपके पास कट जाएगा, और वहाँ से 2 1 2 2 4 8, तो आपके पास जो सेल्स का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछता तो सेल 4 लाख निकालने के बाद आप 80,000 माइनस करवा दें तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? वो आपके पास आंसर आ जाएगा 320,000, ठीक है जी। थर्ड एमसीक्यूज में आपको कह रहे हैं दिस इज शोन एज अ नॉन करंट एसेट, यानी कि फिक्स एसेट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर। तो कैश आपका करंट एसेट है, राइट आंसर नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, राइट आंसर नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, राइट आंसर नहीं है। तो मशीनरी आपका करेक्ट आंसर है, क्यों? क्योंकि ये आपका फिक्स एसेट है। उसके बाद फोर्थ में आपको कह रहा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में दीज अकाउंट्स आर क्लोज, ये अकाउंट क्लोज किए जाते हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज, क्योंकि ये टेम्पोररी अकाउंट्स होते हैं। लायबिलिटीज परमानेंट अकाउंट है, इसके ओपनिंग बैलेंसेज होते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी और एसेट भी टेम्पोररी अकाउंट है, इसलिए इनकी ओपनिंग एंट्रीज बनती हैं, क्लोजिंग नहीं होती है। फिफ्थ में आपको कह रहे हैं इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अनपेड चेक क्या होता है? एडेड इन बैंक स्टेटमेंट नहीं, एडेड इन कैश बुक नहीं, डिडक्टेड इन कैश बुक नहीं, डिडक्टेड फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। अनपेड चेक ऐसा चेक जो पे नहीं किया अब तक, यानी कि कंपनी ने इश्यू किया, अपने पास से डिडक्ट करवा दिया, अब बैंक के पास जब अपेयर होगा तो उसको अपने पास से डिडक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, मर्चेंडाइज जो क्रेडिट पर उधार पर सोल्ड होती है वो कहां रिकॉर्ड होती है? कैश बुक में नहीं, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आती। आदर कैश बुक और जर्नल, ये आंसर भी गलत है, कोई एक ही चीज हो सकती है, क्योंकि अभी बताया कि कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती और पेटी कैश बुक में तो हरगिज नहीं, क्योंकि उसमें छोटे मोटे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। तो सेल्स जर्नल के अंदर आपके पास क्रेडिट पर सोल्ड होने वाली मर्चेंडाइज रिकॉर्ड की जाती हैं। एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 7 में आपको एक फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज पूछ रहा है कि नेट इनकम को प्लस करवाएं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तो ये किसके बराबर होता है? बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है कि आप इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट में से जब माइनस करवाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो आपके पास क्या चीज आ रही होती है? नेट इनकम आ रही होती है, ठीक है ना, नेट इनकम आती है। तो अब यहां पर आपको क्या कह रहा है कि नेट इनकम में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर आप ऐड करवा दें, क्योंकि ये माइनस वहां जाकर ऐड होगा, तो इधर अकेला क्या रह गया? इधर अकेला ग्रॉस प्रॉफिट रह गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। 8 में आपको कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो, बैंक स्टेटमेंट ये शो नहीं करता डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट तो शो करता है, इसका मतलब करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट करवाएगा तो बैंक स्टेटमेंट में मौजूद होगा। बैंक चार्जेस बैंक काटेगा तो वो भी शो करेगा, करेक्ट आंसर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आप डिपॉजिट करवाओगे उस पर जब वो इंटरेस्ट देगा वो भी शो करवाएगा, आपको क्रेडिट करेगा, जो कि ट्रांजैक्शन आती भी है। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी कि जो अभी डिपॉजिट करवाया वो अब तक पहुंचा नहीं है, क्लियर नहीं हुआ चेक, तो वो आपके पास राइट आंसर डिपॉजिट इन ट्रांजिट का है। 9th में आपको कह रहा है कि ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंस, जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, उसका जो जाती खर्चे हैं विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से विड्रॉ करता है, वो किस में क्लोज होते हैं? एसेट में नहीं, लायबिलिटीज में नहीं, रेवेन्यू में नहीं, बल्कि ओनर्स इक्विटी में क्लोज होते हैं, जो कि आप बैलेंस शीट बनाते भी हैं और उसके अंदर देखते हैं कि जो आपका कैपिटल होता है उसके अंदर आपके पास लेस होता है ड्राइंग, क्योंकि वो आपकी इक्विटी को कम करता है और क्लोजिंग एंट्री में चौथी एंट्री आपकी ड्राइंग की ही बनती है। 10th एमसीक्यूज में आपको कह रहा है द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड बाय, अर्थमेटिक एक्यूरेसी अकाउंट्स की कौन वेरीफाई करता है? ट्रायल बैलेंस करता है। बैंक रिकंसिलिएशन में तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का आंसर ठीक किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं और बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज और इक्विटी होती है, तमाम इक्विटी नहीं, तमाम अकाउंट्स नहीं होते। अच्छा, इसके अंदर एमसीक्यू यूं घुमाकर पूछा जा सकता है कि ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू, ट्रायल बैलेंस इसके लिए यूज किया जा सकता है, तो ऑप्शन में फिर आपके पास अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट जो है वो वेरीफाई की जाती है, ये रखा जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास 11th एमसीक्यूज है एन एंट्री, एक ऐसी एंट्री विच हैज मोर देन वन डेबिट, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट हो, उसको क्या कहा जाता है? सिंगल एंट्री नहीं, सिंगल एंट्री में तो एक एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट होता है, डबल एंट्री नहीं, उसमें तो दो होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्री, ये तो कैश बुक में बनती है दोनों साइड, तो कंपाउंड एंट्री कहा जाता है, जिसमें मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट होता है। इसके बाद हमारे पास 12th एमसीक्यूज है इन लेजर, लेजर में यानी कि जो जर्नल लेजर होता है जिसको हम टी अकाउंट कहते हैं, वी यूज पेंसिल फॉर, हम पेंसिल किस लिए यूज करते हैं? पोस्टिंग के लिए नहीं सर, पोस्टिंग तो जर्नल से लेजर के अंदर अकाउंट ले जाने का नाम है, बैलेंसिंग के लिए नहीं, क्लोजिंग के लिए नहीं, बल्कि फुटिंग के लिए। फुटिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों जो बैलेंस आमने सामने बराबर होते हैं, टी अकाउंट यूं बना हुआ है और इसके लिए ये जो बराबर आमने सामने आप बैलेंस टोटल करके डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का करते हैं, उसको फुटिंग कहा जाता है। उसके बाद आपके पास 13th एमसीक्यूज है द अकाउंट इज इररेलेवेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनमें से कौन सा अकाउंट है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए इररेलेवेंट है, यानी कि उसके अंदर नहीं आता? परचेजेस नहीं सर, परचेजेस तो आता है। कैरेज इन, ये तो ऐड होता है। इन्वेंट्री, ओपनिंग हो या एंडिंग हो, ओपनिंग है तो वो ऐड होती है, एंडिंग है तो वो लेस होती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेल रिटर्न एंड सेल अलाउंस, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आता, वो कहाँ पर आता है? वो सेल्स में से माइनस होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू, सैलरी एक्सपेंस नॉट येट पेड आर क्लासिफाइड एज, वो सैलरी एक्सपेंस जो अब तक पे नहीं किया गया, ठीक है ना, याद रखें सैलरी एक्सपेंस जो अब तक पे नहीं हुआ, उसने ये नहीं बोला कि जो एडवांस में पे किया, जो अब तक पे नहीं हुआ तो वो पेबल है, प्रीपेड तो एडवांस होता है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है सैलरी एक्सपेंस जो कि एक्सपेंस इनकर्ड हो गया। अनअर्न्ड सैलरी का मतलब ये है कि जो एडवांस में रिसीव की, अक्रूड सैलरी इज द करेक्ट ऑप्शन कि जो अब तक पे नहीं किया गया। 15 में कह रहे हैं इफ द प्रोप्राइटरशिप इज 3/5, ठीक है ना, अगर प्रोप्राइटरशिप यानी कि कैपिटल या ओनर इक्विटी 3/5 है, 5 में से 3 हिस्से हैं ऑफ टोटल एसेट का, और टोटल एसेट कितना है 3 लाख, देन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज, द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी क्या है, इसको दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। देखें अगर कैपिटल 3/5 है, 5 में से 3 हिस्से अगर कैपिटल है तो इसका मतलब 2 हिस्से किसके होंगे, लायबिलिटी के होंगे। तो आप 3 लाख की अमाउंट को मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आपके पास 120 आ जाएगा। दूसरा तरीका आप क्या करें, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 प्रोप्राइटरशिप से 3 3 दा 9, ठीक है, डिवाइड करें 5 से तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 180। तो 3 लाख में से प्रोप्राइटरशिप का अमाउंट माइनस कर दें, क्योंकि आपको ये बात मालूम है और बचपन से जानते हैं कि एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। जब कैपिटल 180 आ गया उसको यहाँ ले आए, 3 लाख में से 180 माइनस किया तो लायबिलिटी का अमाउंट कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 16 में कह रहे हैं क्रेडिटर आर ऑल्सो टर्म एज, क्रेडिटर को क्या कहा जाता है, अकाउंट रिसीवेबल नहीं, इसको तो डेटर बोला जाता है, बिल रिसीवेबल नहीं, रिसीवर नहीं, बल्कि अकाउंट पेबल जो कि एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी होती है हमारी। सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय, सेल सबसे बेस्ट कैसे डिस्क्राइब की जाएगी, सेल ऑफ एसेट नहीं, कैश सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स नहीं, बल्कि क्या सेल ऑफ मर्चेंडाइज, जो आप मर्चेंडाइज को बेचते हो ना उसी को सेल कहते हो। आइदर इट इज ऑन अ कैश बेसिस और ऑन अ क्रेडिट बेसिस, एसेट कोई भी इसके अलावा होगा उसको आप सेल में लेकर नहीं जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 18, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा अकाउंट, ये कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा कि ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, वो कह रहा है ये कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं है। परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा अकाउंट है, ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। ड्राइंग ये कॉन्ट्रा इक्विटी कैपिटल में से माइनस होता है। सेल रिटर्न ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्नीचर, क्यों, क्योंकि ये फिक्स एसेट है, कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं है। 19 में द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज, ये एमसीक्यूज आपके पास फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बहुत बार आ चुका है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की जो नेचर है वो एसेट नहीं है, ये तो एसेट को कम करता है, लायबिलिटी नहीं, पे नहीं करनी होती, एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस भी नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रा एसेट है, आपके एसेट की वैल्यू को कम करता है। उसके बाद आपके पास है एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज क्लासिफाइड एज, एडवांस जो कस्टमर से आप रिसीव कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, एसेट नहीं। अगर आप एडवांस देंगे तो ये आपका एसेट होता है जो कि प्रीपेड कहलाता है। प्रोप्राइटरशिप नहीं, इक्विटी नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप सर्विस नहीं देंगे तो रेवेन्यू बनेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, लायबिलिटी, और दूसरे अल्फाज में इसको अनअर्न्ड भी कहा जाता है। क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड टू क्लोज, जो कि ऊपर एक मैंने आपको एक एमसीक्यूज बताया कि ये अकाउंट आखिर में क्लोज किए जाते हैं, उसी से रिलेटेड है, और इस वर्डिंग से पूछा जा सकता है कि क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड टू क्लोज, क्लोजिंग एंट्रीज किस लिए बनाई जाती हैं, क्या क्लोज करने के लिए, तो आपको आंसर पता है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की ओपनिंग एंट्रीज बनती हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 22, क्रेडिट नोट इशूड इज इंटर्ड इन, क्रेडिट नोट जो इशू होता है वो कहाँ इंटर किया जाता है, सेल जर्नल में नहीं, सेल जर्नल में तो इनवाइस होती है, परचेज जर्नल में नहीं, उसमें भी इनवाइस होती है। अब आपके पास ऑप्शन बच गया सेल रिटर्न में या परचेज रिटर्न में। तो देखें जब आप माल बेचते हैं और आपका कस्टमर आपको माल वापस करता है तो वहां से क्रेडिट नोट इशू जो है बेसिकली इशू किया जाता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट नोट नंबर इशू किया जाता है, तो ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 23, दिस अकाउंट इज यूजुअली हैज अ डेबिट बैलेंस, इस अकाउंट का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, अनअर्न्ड कमीशन का नहीं। सर ये तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, इसको नॉर्मली रेवेन्यू कंसीडर करते हैं, तो ये क्रेडिट साइड आती है। सेल्स अकाउंट, सेल्स भी रेवेन्यू है तो नॉर्मली क्रेडिट जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज परचेज, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नॉर्मल जो अमाउंट होता है या बैलेंस होता है वो डेबिट साइड होता है। 24, कमीशन रिसीव्ड
बट नॉट येट एंड इज, कमीशन रिसीव तो कर लिया लेकिन अब तक कमाया नहीं है, इसका मतलब एडवांस ले लिया। तो अभी बताया कि जब आप एडवांस ले लें और कमाए नहीं तो वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लेकिन इसकी जगह वो ये बोलता है कि कमीशन अर्नड बट नॉट येट रिसीव, तो वो क्या होता है, वो रिसीवेबल होता है और वो एसेट में जाता है। ये बात याद रखें, अल्फाज को बहुत ध्यान से पढ़कर आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। 25 में कह रहे हैं एन अकाउंटिंग बुक, एक ऐसी अकाउंटिंग बुक यूज फॉर, जो इस्तेमाल की जाती है स्मॉल एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग के लिए, वो क्या कहलाती है सर, आपको पता है, पेटी कैश बुक। जर्नल में सब कुछ आता है, लेजर में ट्रांजैक्शन पोस्ट होती हैं और कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन, वो भी जो बिजनेस की बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, पेटी कैश बुक इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 26, ऑल एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट, 4 ऑप्शन है, उसमें से तमाम फिक्स एसेट है सिवाय एक के, तो वो उस एक की निशानदेही करनी है कि वो फिक्स एसेट नहीं है। बिल्डिंग सर फिक्स एसेट है, करेक्ट ऑप्शन नहीं। व्हीकल्स गाड़ियाँ, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, करंट एसेट नहीं है। तो सप्लाईज जो है वो फिक्स एसेट नहीं है, वो है क्या, करंट एसेट। ओके जी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 27, एन एंट्री विद मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट इज कॉल्ड, एमसीक्यूज रिपीट हो गया, इसका आंसर आप जानते हैं, कंपाउंड एंट्री। आगे बढ़ते हैं। 28, टू डिटरमाइन अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम वी कैन प्रिपेयर, ये ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड बाय, किससे वेरीफाई होता है सर, ट्रायल बैलेंस से, ठीक है ना। एमसीक्यूज वही है, बस उसने वर्डिंग चेंज करके आपसे पूछा है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 29, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, अभी ऊपर बताया था जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सर सेल माइनस कॉस्ट के, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। तो आपका आंसर आएगा सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। हाँ, इसको यूं पूछ सकता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। उसके बाद 30th एमसीक्यू है, अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट इज, अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट कौन सा है, एसेट अकाउंट है, नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल से लेस होता है, तो एसेट तो नहीं है। लायबिलिटी है, नहीं पे तो नहीं करनी होती। एक्सपेंस है, नहीं, कॉन्ट्रा एसेट है, ठीक है ना। जो बैड डेट्स है, जो अकाउंट आपको आपके कस्टमर की तरफ से मिलने वाले नहीं होते हैं, तो ये आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 31 है हमारे पास, कह रहे हैं दिस वन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से ये बैलेंस शीट की इक्वेशन आपके पास करेक्ट है। अब देखें, आपके पास 3 ही इक्वेशन करेक्ट होती हैं। एसेट बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के या ओनर्स इक्विटी के लें, जो कि आपके पास यहां पर आंसर है। दूसरा, एसेट में से अगर आप लायबिलिटीज को माइनस करें तो कैपिटल आ जाएगा, ये आपकी करेक्ट इक्वेशन है। और या फिर एसेट में से आप कैपिटल को माइनस करें तो ये लायबिलिटी के बराबर होगा, ये आपकी करेक्ट इक्वेशन है। इसके अलावा तमाम इक्वेशंस आपकी गलत हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डबल ऑप्शन यहाँ पर रिपीट हो गया है। कैपिटल बराबर होता है एसेट प्लस लायबिलिटी के, गलत ऑप्शन है। लायबिलिटी से माइनस करें एसेट को तो कैपिटल बराबर होता है, बिल्कुल गलत है। या आप यूं कह लें कि एसेट के अंदर लायबिलिटी को प्लस करें तो कैपिटल आता है, ये ऑप्शन भी गलत है। या एसेट के अंदर कैपिटल को प्लस करें तो लायबिलिटी के बराबर होता है, ये गलत है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 32 है, इफ नेट सेल, अगर नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट 0 हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। 33, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या फिक्स एसेट, नहीं। एक्सपेंस नहीं। करंट एसेट बिल्कुल भी नहीं। यह है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है जो कि आपको बैंक को पे करनी होती है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस अवर रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कह रहे हैं अगर ज्यादा हो, रेवेन्यूज कम हो तो क्या होगा, तो नेट लॉस होगा। अगर वो बोलते हैं रेवेन्यू एक्सेस कर रहे हैं और एक्सपेंस कम हो रहा है तो आपका नेट इनकम होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट 35 कह रहे हैं कि इफ टोटल एसेट, अगर टोटल एसेट 1.5 लाख के हो, इन विच जिसमें 1/3 लायबिलिटीज हैं, तो कैपिटल कितना होगा। तो देखें दोबारा से, अगर 1/3 क्या है, लायबिलिटीज हैं, तो 2/3 क्या होगा, 2/3 तो कैपिटल होगा, तो कैपिटल ही पूछ रहे हैं। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 2 कैपिटल से करना है, 3 लाख आ जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, तो कैपिटल आपका आ गया 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि मर्चेंडाइज विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज, जो मर्चेंडाइज विड्रॉ की जाती हैं ओनर की तरफ से पर्सनल यूज के लिए, वो क्या कहलाती हैं, वो ड्राइंग कहलाती हैं। क्योंकि ओनर जब पर्सनली अपने लिए विड्रॉ करता है तो वो कैपिटल तो नहीं होता,
क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कहते हैं पर्सनल यूज, तो ऊपर लिख दिया गया, और मर्चेंडाइज वो तो जब लिखेंगे जब आपके पास इन्वेंट्री बचेगी, तो ये ड्राइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 37 है, दिस वन इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है। सेल जर्नल में तमाम क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं, तो ये ओरिजिनल एंट्री हुई। परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेजेज रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? जब आप एक्सपेंस और रेवेन्यूज की क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं, तो उसके दरमियान में जब आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, जब रेवेन्यूज एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं, तो उस नेट इनकम को या इनकम समरी को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है या कहाँ क्लोज किया जाता है? वो कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। ड्राइंग तो खुद क्लोज होती है, करंट अकाउंट में नहीं, ये तो पार्टनरशिप में होता है, और बैंक अकाउंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस कलेक्शन ऑफ रेंट, ये अकाउंट क्रेडिट किया जाता है एडवांस कलेक्शन ऑफ रेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। जब आप एडवांस में रेंट को कलेक्ट करते हैं, तो वो अनअर्न्ड रेंट कहलाता है, रेंट रिसीवेबल नहीं होता। रेंट रिसीवेबल का मतलब है कि आपने सर्विस दे दी और रेंट रिसीव ही नहीं किया। प्रीपेड का मतलब है कि आप एडवांस में रेंट दे रहे हैं, कलेक्ट नहीं कर रहे। और एडवांस रेंट से तो ऑप्शन समझ में ही नहीं आएगा कि दे रहे हैं या ले रहे हैं। 40 में कह रहे हैं कि रेंट रिसीवेबल इज एन, क्या है? किसी तरीके का भी जो रिसीवेबल है वो एसेट होता है, और एसेट में भी करंट एसेट होता है। ठीक है जी। 41 में कह रहे हैं द ओनर्स क्लेम टू द एसेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, आपको इक्वेशन पता है कि एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो कैपिटल ओनर का होता है, ओनर क्लेम अवर एसेट क्या कहलाता है? ओनर इक्विटी कहलाता है, और आउटसाइडर क्लेम्स अवर एसेट जो है वो लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है जी। अ बिजनेस दैट परचेजेज एंड सेल्स गुड इज कॉल्ड, वो बिजनेस जो चीजें खरीदता है और फिर बेचता है उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। सर्विसिंग जो सर्विसेज देता है वो बेचता खरीदता कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 43 है, जिसमें कह रहे हैं दीज अकाउंट नॉर्मली हैव के, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा, एक ऐसा होगा जिसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा बल्कि डेबिट बैलेंस होगा। तो बैंक लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। सेल रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है नॉर्मली। दिस इज नॉन करंट एसेट, ये नॉन करंट एसेट है। इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज इक्विपमेंट। अमाउंट पेड फॉर सर्विसिंग ऑफ ओनर्स कार विल बी रिकॉर्डेड एज, अमाउंट जो आप पे करेंगे ओनर की कार की सर्विस के लिए, तो नॉर्मली ये पेटी कैश बुक वगैरह में आप पढ़ते भी हैं, तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है, क्योंकि ओनर का पर्सनल यूज है ये। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर कैपिटल, एसेट अगर ज्यादा हो कैपिटल से तो ये क्या आएगा? ये प्रॉफिट इज द रॉन्ग आंसर, ये आंसर होगा आपका लायबिलिटी। और अगर वो ये बोलते हैं द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज, तो आपका आंसर होगा इक्विटी या कैपिटल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है? रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस इज ₹60,000, बिजनेस के रेवेन्यूज हैं 60,000, जबकि नेट लॉस आया है 15,000, तो एक्सपेंसेस क्या होंगे? तो एक बात याद रखें कि अगर आपका लॉस हुआ है तो एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और आपके रेवेन्यूज कम होंगे। तो लॉस बराबर किसके होगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस के। प्रॉफिट कह लें या लॉस कह लें, बराबर होगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस के। तो कह रहे हैं कि लॉस है 15, तो लॉस का मतलब माइनस में 15, और ये 60। ठीक है, कितना रेवेन्यू? कितने? 60 माइनस एक्सपेंसेस, तो वैल्यू मालूम करनी है। एक्सपेंसेस इधर आया प्लस का हो गया, ये 60, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, तो 60 प्लस आपका 15 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन एक्सपेंसेस का कितना दे देगा? ये देगा 75 आंसर देगा। ठीक है जी। यहाँ पर ये जो 45 आंसर लगा हुआ है ये गलत है, आपका करेक्ट आंसर है 75,000 रुपीज। ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन, जितनी भी कैश रिसिप्ट और पेमेंट है वो कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। पासबुक तो बैंक स्टेटमेंट को कहते हैं, उसमें बैंक स्टेटमेंट की चीजें रिकॉर्ड होती हैं। सेल्स में क्रेडिट सेल्स, परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेजेस। कॉन्ट्रा एंट्री अपियर ऑन दिस साइड ऑफ कैश बुक, ऊपर भी बताया था कि कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ अपियर होती है? पेमेंट साइड नहीं, रिसिप्ट साइड नहीं, बल्कि बोथ साइड ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है ना, जैसे कि आप बिजनेस यूज के लिए बैंक से कैश उठाते हैं, दोनों साइड आप करेंगे कि आप पेमेंट साइड से कैश को कम करेंगे, बैंक से निकालेंगे, और कैश आप रिसीव साइड पर लेकर आएंगे।
उसके बाद आपके पास 50th एमसीक्यूज है जो कि आज के सेशन का लास्ट एमसीक्यूज है। जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, जर्नल को ये भी कहा जाता है या जर्नल्स ये कहलाते हैं, लेजर्स नहीं। ये तो दूसरा पार्ट है, जर्नल से ही तो लेजर बनते हैं। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, उसमें तो अलग 5 स्टेटमेंट आती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कहा जाता है। इन एमसीक्यूज के अंदर 50 जो हैं फुल आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझें और इससे रिलेटेड जो मैंने आपसे डिस्कशन की उसको भी अच्छे तरीके से समझें। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।